हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका डाउट नट पर। मेरा नाम है सुमित और हमेशा की तरह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं साइंस की एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और आज का भी ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आपसे मैं बात करूंगा और कुछ प्रश्नों के माध्यम से रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट के प्रति सहज हो जाए और एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो। और आपको पता ही है, लगातार प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों को मैंने आपको पहले के क्लास में बताया भी है, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। इस क्रम में मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के बारे में बताया था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, डिसइंटीग्रेशन या अल्फा डीके बीटा डीके वगैरह क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, इसके ऊपर भी हमारी बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की। हमने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, उसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट, इन सभी मुद्दों पर लगातार हमने बात की है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से भी और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के माध्यम से भी इन सभी चीजों को जानने की कोशिश की है। और इसी क्रम में मैं चाहता हूं कि कुछ कॉमन प्रश्न इस चैप्टर का आप लोग एक बार फिर कर पाओ, और ये प्रश्न आपके ही पेपर में प्रीवियस ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज के सेशन में मैं शामिल कर रहा हूं और कोशिश यही होगी कि इन प्रश्नों को आपको समझाया जाए और इस तरह के प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाता है इसका भी आइडिया आपको बताया जाए। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। अपने कमेंट के माध्यम से जैसे ही आपको प्रश्न दिखता है, आप प्रश्न का आंसर खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपका मैं आंसर देखूंगा, उसके बाद फिर उस प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है या फिर गलत है, लेकिन ट्राई लगातार आपको करते रहना है। आप लोगों का कमेंट मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो जल्दी जल्दी आप क्लास में एक बार जुड़ जाइए, ताकि मैं आराम से आपसे बात कर सकूं और प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस कर सकूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, रेडियो एक्टिविटी की बात हम लोग करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। देखिए, आपके लिए आज के सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई देगा। ये मैं पहला प्रश्न लिख देता हूं, इसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है, और उसके बाद इसका आंसर निकालने की आप कोशिश कीजिए और फिर आपको मैं बताऊंगा कि वो सही है या गलत है। ये एसएससी का ही पेपर है, 2011 में इस तरह का प्रश्न आया और आई एम श्योर कि आगे भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। हो सकता है लैंग्वेज इधर उधर हो जाए, लेकिन ये सब प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है, आते रहते हैं। क्या है प्रश्न? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ये हम लोग रिसेंटली इसके बारे में हमारी बात हुई है। कल के क्लास में मैंने आपको ये बताया था, न्यूक्लियर रिएक्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, उसी से प्रश्न ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? और 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, चाहे आप एलिमिनेशन के थ्रू चुनो या अगर आपको डायरेक्ट पता है तो उसके थ्रू चुनो, लेकिन आपको चुनना जरूर है। जैसे पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है बोरोन। देखो, आपसे पूछा जा रहा है रिएक्टर के बारे में। ट्राई करो आप लोग, देते जाओ प्रश्न का जवाब और फिर मैं फाइनली इसका आंसर बताऊंगा। न्यूक्लियर रिएक्टर आप जानते हैं एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे खतरनाक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में कैरिड आउट किया जाता है और परमाणु बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अगर फ्यूजन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो परमाणु बम होता है, आप जानते हैं, वेपन्स। और अगर कंट्रोल्ड वे में इसको कैरिड आउट किया जाए तो उससे बिजली बनाया जा सकता है। और कंट्रोल कहां किया जा सकता है विखंडन अभिक्रिया को?
न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, परमाणु भट्टी के अंदर। और परमाणु भट्टी में मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताया था आप लोगों को। एक तो फ्यूल होता है जिसके जरिए आप बिजली पैदा करोगे, जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, प्लूटोनियम है, इस तरह के पदार्थ आपको चाहिए। तो फ्यूल के रूप में यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम तो आंसर होगा नहीं, हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन को, ठीक है ना। अब बचे हमारे सामने 3, है ना, सोडियम, ग्रेफाइट, बोरोन। अब याद करो, मैंने आपको जब कंपोनेंट ऑफ रिएक्टर बताया था तो कम से कम इसके 3 कंपोनेंट की हमारी बात हुई थी। एक तो होता है फ्यूल, ईंधन, आप जानते हैं। दूसरा होता है कंट्रोलर रॉड, कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक। नियंत्रक का काम होता है जो अनकंट्रोल्ड, मतलब ऐसे समझ लो कि जो रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, उसमें एक न्यूट्रॉन के बदले में जो 3 न्यूट्रॉन बनता है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तभी वो रिएक्शन कंट्रोल वे में आगे बढ़ता है। तो न्यूट्रॉन अवशोषक के तौर पर इसकी भूमिका होती है। और इसके लिए मैंने 2 पदार्थों का जिक्र किया था, याद होगा आप लोगों को। एक तो मैंने बोला था बोरोन और दूसरा मैंने बोला था कैडमियम। ये याद कर लो, बोरोन और कैडमियम, ये न्यूट्रॉन अवशोषक की तरह काम करते हैं। और एक तीसरा मैंने आपको बोला था कंपोनेंट इसी का, मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक, और ये न्यूट्रॉन की गति को स्लो करता है। जो न्यूट्रॉन बहुत फास्ट होता है उसकी गति को स्लो करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं रिएक्शन को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। और मॉडरेटर के तौर पर भी 2 पदार्थों का जिक्र किया गया था। एक D2O, हैवी वाटर इसको कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। और दूसरा मैंने ग्रेफाइट के लिए भी बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि ये सब प्रश्न लगातार आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखने के लिए ये तथ्य हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है, ताकि इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे दो। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, मैं नहीं भी बोलूं तो आंसर बता दोगे। ऑब्वियसली कंट्रोलर की बात हो रही है तो बोरोन, कैडमियम, 2 ऑप्शन आपके सामने इधर दिख रहा है, लेकिन यहां चूंकि बोरोन ही लिखा हुआ है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन। हमने लगा दिया बोरोन, है ना। हो सकता है आपको मॉडरेटर के बारे में पूछ दे, तो मॉडरेटर में ग्रेफाइट और हेवी वाटर, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये दोनों आपको याद रखना है। उसमें से ऑप्शन देख लीजिए क्या बता रहा है। तो इस तरीके से ये पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। पहले प्रश्न का जवाब ये होगा। इसी तरीके से आपको और भी प्रश्नों को लगातार ट्राई करते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है, आए ना आए। टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, हिट कीजिए। गलत होगा तो मैं सही करने के लिए मौजूद हूं, और सही होगा तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है ना। पढ़िए, जानिए। 2 elements which are used to absorb neutrons to control the chain reaction during nuclear fission are। देखो वही प्रश्न है, पहला जो प्रश्न पूछा ना, उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है ना। ये आते रहते हैं, ये भी किसी एसएससी के पेपर में ही पूछा गया प्रश्न है, और वही मैं प्रश्न आप लोगों को लगातार करवा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें 2 तत्वों का नाम लिख करके ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। न्यूट्रॉन अब्सॉर्बर, यानी कंट्रोलर की बात हो रही है। पहले प्रश्न में कंट्रोलर बोल दिया, अभी लिख देता है कि न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 पदार्थ है। देखो ना पिछला वाला, इसमें आपको बताया। अब इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा। तो ऑब्वियसली एक तो बोरोन होगा और दूसरा कैडमियम होगा। किस ऑप्शन में बोरोन और कैडमियम आपको दिख रहा है? ऑब्वियसली आपको बोरोन और कैडमियम, मुझे जो दिख रहा है पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, बाकी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, कैडमियम, देखो ये जो है ना, ये सब क्या है, ये फ्यूल है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब रेडियो सक्रिय मटेरियल है, इससे एनर्जी निकलती है रिएक्शन के थ्रू, तो ये अलग है। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये ऑब्वियसली कंट्रोलर की तरह काम करते हैं, न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? डेफिनेटली आना चाहिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत जरूरी प्रश्न है। अब आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न, इसको भी आपको ट्राई करना है। लगातार आप लोगों का कमेंट आते रहना चाहिए,
कमेंट स्लो चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आना चाहिए आप लोगों का कमेंट। और आप ट्राई करो, मैं बोलूं ना बोलूं, आपको ट्राई लगातार करते रहना है। मुझे जैसे ही कमेंट दिखता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर आपका कमेंट नहीं दिखेगा, रास्ते में रह जाएगा, तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आपको लगातार अपने तरीके से प्रयास करते रहना है। अपना टाइम लीजिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, पहले आपका आंसर आना चाहिए। यह भी प्रश्न 2012 में एसएससी में पूछा गया है, और इस तरह के प्रश्न तो खूब आते रहते हैं। विच एनरिच्ड यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये मैंने कल बताया भी था आप लोगों को। इस तरह के कुछ प्रश्नों का जवाब आपने ट्राई भी किया था, आपने सही भी दिया था, और मैंने भी कुछ कुछ कहानी आपको बताई थी इसके बारे में कि प्रकृति में जो यूरेनियम मोस्टली फाउंड होता है, जो अवेलेबल होता है, वो फीजनेबल नहीं होता है, विखंडन युक्त नहीं होता है। यूरेनियम 238 उसको ना एनरिच करके, उस यूरेनियम को संवर्धित करके ऐसे यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है जो विखंडन योग्य होता है। एनरिच्ड यूरेनियम उसी को कहते हैं। अगर आप नॉन फीजनेबल यूरेनियम 238 को, U-238 को विखंडन योग्य यूरेनियम 235 में आप बदल देते हो ना, तो ये हाईली फीजनेबल मटेरियल बन जाता है, और इससे आप परमाणु बम बना सकते हो, इससे आप बिजली बना सकते हो। तो यूरेनियम का ये संवर्धन होता है। आपने अखबार वगैरह में सुना होगा कि इस देश ने यूरेनियम संवर्धन, ईरान के बारे में बार बार बोला जाता है, उसने यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया। जैसे ही यूरेनियम संवर्धन की बात होती है ना, एनरिचमेंट, दैट मीन्स कि एक नॉन फिजिबल यूरेनियम को विखंडन योग्य यूरेनियम में बदलने की बात की जा रही है। उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, उसके जरिए उसको आगे बढ़ाया जाता है। और अगर आपने थोड़ा बहुत यूरेनियम एनरिच बना लिया तो उसके लिए मतलब परमाणु बम तक आप बना सकते हो उससे। तो ऐसे समझ लो। तो एनरिचमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, संवर्धित, सर्वाधिक नहीं, इसको संवर्धित बोलना चाहिए, संवर्धित यूरेनियम, ये क्या होता है? ऑप्शन देख लो। अब कहानी मैंने बता दिया आपको। ऑब्वियसली 238 जो विखंडन योग्य नहीं है उसको 235 में बदला जाता है, विखंडन योग्य यूरेनियम में बदला जाता है। तो यूरेनियम के विखंडन योग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है एनरिचमेंट के जरिए, यही कुछ होता है। एल्यूमिनियम मिक्स यूरेनियम, ये तो देखने से लगता है कि नहीं होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरेनियम आइसोटॉप्स, मतलब एक ऐसा आइसोटॉप, ऐसा यूरेनियम का समस्थानिक जिसमें यूरेनियम के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होते हैं, विखंडन योग्य पदार्थ वो होते हैं। तो लगता तो यही है कि ये सही है, लेकिन उसके लिए आगे का ऑप्शन भी हमें देखना होगा। यूरेनियम फ्री फ्रॉम ऑल अदर सब्सटेंसेस, ये इतना सही नहीं है, ये भी गलत लग रहा है। यूरेनियम रिएक्टेड विथ रेडिएशन, नो। तो यूरेनियम जो विखंडन योग्य नहीं है, उसको अगर आप विखंडन योग्य यूरेनियम में बदलना चाहते हैं तो एनरिचमेंट प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, और इससे आपको ऐसा यूरेनियम का आइसोटॉप मिलता है जिसमें यूरेनियम की जो प्रतिशत मात्रा होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है कंपैरेटिवली। तो इसलिए इसका सही आंसर बी होना चाहिए, और आप लोगों ने भी आंसर दिया है, कुछ हद तक सही भी है, एंड जिनका गलत है वो अपना ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लगातार आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, है ना, ट्राई करते रहना आपको। चलो भैया, चौथा प्रश्न आ जाओ, क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज्ड टू इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसकी कहानी तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कौन से यूरेनियम आइसोटॉप का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, परमाणु ऊर्जा, इधर चाहे एटम बम के लिए किया जाए या बिजली बनाने के लिए। यूरेनियम का वो रूप आपको चाहिए जो फीजनेबल हो, विखंडन योग्य हो। और अभी पिछले प्रश्न में इसकी कहानी मैंने आपको बताया। तो क्या इस प्रश्न में कोई आपको समस्या है? इस प्रश्न में कोई आपको दिक्कत है? मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप ट्राई करो, कोशिश करो, इसका सही आंसर क्या होगा आप आराम से बता सकते हैं। इसका सही आंसर यूरेनियम 235, U-235,
यही होता है जिसको हम लोग फीजनेबल यूरेनियम कहते हैं। और बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि एक ही प्रश्न को अगर अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं तो कम से कम एक दो बार तो मैं आपको उस तरह का प्रश्न दिखा दूं, ताकि आपको यह लगे कि हाँ, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाकी आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है और थ्योरेटिकल बातें मैंने क्लास में भी बताई है और आज भी जब भी मुझे मौका मिल रहा है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही होता है अप्रोच। सो चौथे प्रश्न का आंसर ए होगा और यही आप लोग लगा रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको ये बात भी समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया आपका आज का चौथा प्रश्न। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, ये एक नया प्रश्न है आपके लिए। हु अमंग्स द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रेडियम? इन चार में से बताना है और मुझे लगता है शायद इसमें भी आप थोड़ा बहुत अपना लॉजिक लगा करके जो भी आपको जानकारी है, ज्ञान है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे, मुझे डाउट नहीं है इसमें। और ये प्रश्न भी एसएससी 2017 में पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, तो रेडियम, देखो हमने जब रेडियो एक्टिविटी की बात की है ना, रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और पहले भी हमारी बात हुई है ना, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नाम है जो हमेशा रेडियो एक्टिविटी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं और उन नामों से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने कुछ प्रश्न का अभ्यास पहले करवाया भी आप लोगों को। आपको याद होगा हेनरी बैक्यूरेल का नाम आपको याद होगा, अभी मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं। ये कौन थे सोचो, आपने पढ़ा होगा तो सीधे सीधे याद आ जाएगा। ठीक है, और मैंने क्लास में खूब बताया इनके बारे में। उसके बाद मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, तो मैं सीधे मैडम क्यूरी लिख देता हूं। जहां रेडियो एक्टिविटी की बात होगी तो इनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं, इन लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है इस कॉन्सेप्ट के कारण, है ना, रेडिएशन के कुप्रभावों के कारण। तो ये नाम भी बड़े महत्वपूर्ण है। इसके अलावे और भी कई नाम है जो आप याद रख सकते हैं, ये तो बहुत केंद्रीय नाम है। जैसे मैंने आपको बताया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये नाम भी न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ा प्रसिद्ध है, खुरापाती नाम है। अब क्या क्यों प्रसिद्ध है याद करो, कल के सेशन में ही बताया था। उसके बाद ऑटो हन एंड स्ट्रॉसमैन, ये नाम भी आपको बताया गया था। इसके बाद एडवर्ड टेलर, ये नाम भी बताया गया था। सभी नाम सुने हुए हैं, आपको बताया गया है, मैं नया अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। और एक और नाम मैंने बताया था एनरिको फर्मी। तो ये सब नाम रिपीट कर लो, रिपीट कर लो, रिपीट कर लो। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को खोजने का क्रेडिट हेनरी बैक्यूरेल को जाता है। मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी शब्द दिया और रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत कई सारे पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की, जिसमें रेडियम भी एक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, मैडम क्यूरी ने खोजा और रेडियो एक्टिविटी के नाम के साथ ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते होंगे। अच्छा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनको हम किस लिए जानते हैं? इनको परमाणु बम, एटम बम बनाने के लिए हम लोग जानते हैं, एटम बम के इन्वेंटर आप कह लो। स्ट्रॉसमैन और ऑटो हन को भी एटम बम से आप लिंक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी तो आप जानते ही हैं, E=mc²। इनके इन्हीं सिद्धांत के आधार पर इन खुरापाती वैज्ञानिकों ने वो प्रयोग किए जिससे परमाणु बम बन गए। अगर ये सिद्धांत की ताकत नहीं होती ना इन लोगों के पास, तो शायद परमाणु बम बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन चूंकि इनके पास इस सिद्धांत की ताकत थी तो इन लोगों ने बना लिया। इवन परमाणु बम के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी जुड़ा हुआ है और ये 2-3 नाम तो आपको पता ही है। एडवर्ड टेलर की बात करें तो हाइड्रोजन बम के जनक इनको कहते हैं, कल ही बताया था आपको, हाइड्रोजन बम इन्होंने बनाया था, इन्वेंट किया था। एनरिको फर्मी, ये कौन है? ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन तैयार किया था 50 के दशक में अमेरिका में। तो इनको न्यूक्लियर रिएक्टर के जनक के तौर पर हम जानते हैं। तो ये 5-6 नाम याद रख लो ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन जोड़ दो उसमें, ये तो सबको पता है।
आरे मिलिकन, ये सब नाम शायद उतना प्रसिद्ध नहीं है आपके लिए। मुझे लगता है साइंस में तो बड़े फेमस नाम है, पर आप लोग शायद इतना इनके बारे में नहीं जानते होंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़े हुए साइंटिस्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये भी जुड़े हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जुड़े हुए हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ये टेलीग्राफी से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, तो इन लोगों का नाम शायद उतना आप नहीं जानते होंगे, लेकिन याद रख लोगे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये सब जो नाम मैंने लिखा है ना, इसको मत भूलना। जैसे भी हो, आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी आप इसको याद रखने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको काम आएगा, है ना, किसी भी रूप में। तो चलो, इसका आंसर मिल गया, मिल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, छठा प्रश्न। अब देखो, इसको भी आप ट्राई करो, समझो, जानो, और आप पहले प्रयास करो। यूरेनियम इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ परमानेंट आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट। ये देखो, कहानी हो सकता है इसके बारे में पूरा एग्जैक्टली मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन ये प्रश्न आ गया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहानी थोड़ा बता दूं आपको। मैंने क्या बोला था, थोड़ी थोड़ी बात बताई थी मैंने आपको, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जो भी होते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए वो एमिशंस करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। उसी घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, रेडियो सक्रियता कहते हैं। और जो किरण निकलती है ना, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल रेडिएशंस है, वो काफी खतरनाक है। उनको रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, जो अस्थायी न्यूक्लियस है, एक तरीके से अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए प्रयास करते हैं। और स्टेबिलिटी जब इनको मिल जाता है तो ये फिर रेडियो एक्टिविटी के प्रॉपर्टी को उस तरीके से एक्टिवली शो नहीं करते हैं। तो सवाल यह है कि अगर यूरेनियम से अल्फा, बीटा, गामा पास हो रहा है, या इवन रिलीज हो रहा है, या थोरियम से या प्लूटोनियम से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो ये किसका आइसोटॉप प्राप्त करें? क्योंकि आपको पता है ना, अल्फा के रिलीज होने से तो कुछ और बन जाता है। जैसे ए से अल्फा निकलेगा तो बी बन जाएगा, बी से अल्फा निकलेगा तो सी बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो सवाल यह कि कहां तक ये प्रोसेस चलेगा, कहां जाकर के ये रुक जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, इसकी मंजिल क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहां आप देखो कि यूरेनियम या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटॉप में बदल जाता है? स्थायी आइसोटॉप, यही आपका कीवर्ड है। यानी वहां जाकर के वो स्टेबल हो जाता है और उसको रेडिएशन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। और वो मैं आपको अभी बता देता हूं, याद कर लो आप लोग। पीबी, लेड 82 एटॉमिक नंबर है। तो ये जो सीसा होता है ना, एक तत्व है लेड, इसका आइसोटोप अगर ये प्राप्त करेगा, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, सी होते होते मान लो डी, मतलब पीबी तक पहुंच गया, तो ये स्टेबल हो जाता है। अब ये कब होगा, कैसे होगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। बस मैं इतना बोल रहा हूं कि इतना समझ लो इवेंचुअली कि आखिरी मंजिल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या है, यूरेनियम का क्या है। तो जब वो लेड तक पहुंच जाएगा, लेड के सिस्टम तक पहुंच जाएगा, तो वो स्टेबल न्यूक्लियस के रूप में स्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो इसलिए जब ये पूछा जाएगा तो ये याद रखना है आपको, पीबी, इसको 82 भी बोलते हैं, है ना, या ऐसे भी लिख दो, पीबी 82, लेड 82। सो इस जगह पे जाकर के ये स्टेबल हो जाता है। समझ में आ गया, ये याद रखना है। अभी और भी है, बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको उसका भी लगातार जवाब ट्राई करते रहना है। अब देखो, एक प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये कैसा प्रश्न है, पहले पढ़ो तो आप। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं था, जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि मुझे प्रश्नों के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को बताना था। अब अभी बता रहा हूं, कोई बात नहीं, पहले प्रश्न समझ लो। आप ट्राई कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं हूं ना। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 4 months, ये कीवर्ड है। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डीके, ये भी कीवर्ड है, 3/4। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन काल 4 महीनों का होता है, तो 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? देखो, एक शब्द आया है यहां पे, इसका आंसर आप ट्राई करो अपने तरीके से, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं इसको। एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाफ लाइफ पीरियड।
इसको कहते हैं आधा जीवन काल। इसको टी हाफ भी ऐसे बोलते हैं, टी हाफ, सांकेतिक रूप से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस शब्द को स्प्लिट करो, तोड़ो। हाफ आधा, लाइफ जीवन काल, आधा जीवन काल, आधा जीवन काल, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। आप क्या जानते हो, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे जब अल्फा बीटा या गामा जैसे पार्टिकल निकलते, हमने क्या बात की थी, डीके की बात की थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब पार्टिकल एमिट होता है तो उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। अल्फा के केस में खास करके देखा था, मात्रा कम होती जाती है ना। तो आप ऐसे सिंपली समझो कि जैसे कोई एक ए नाम का रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब है इसमें क्षय हो रहा है, इसकी मात्रा कम हो रही है या डीके प्रोसेस में जा रहा है। अब कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी जल्दी से हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब है कि उसमें डीके तो होगा। और हर रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर क्षय के क्रम में मतलब अपनी मात्रा को खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, तो कम होते होते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, नहीं पता वो कब होगा, ये टाइम सबका अलग अलग टाइम होता है, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि ये जो ए नाम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मान लो इसकी मात्रा अभी 10 यूनिट है, अभी इसमें 10 यूनिट मास है इनिशियली, अभी का मैं बोल रहा हूं, और सपोज करो कि ये 100 साल के बाद, मान लेते हैं 100 साल के बाद ये ए 5 यूनिट पे आ गया, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसा हो गया, ये ऐसे था, ये कितना है 5 यूनिट, तो इनिशियल मात्रा इसकी कितनी थी 10 यूनिट, 100 साल के बाद ये कितना हो गया 5 यूनिट। इसका मतलब ये जो 100 साल है ना, 100 ईयर, ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है, HLP। जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाए, वो समय अंतराल अर्ध जीवन काल कहलाता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और किसी ने मुझे बताया, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये 500 साल के बाद अपनी इनिशियल मात्रा का आधा हो जाता है, 500 साल के बाद, मतलब अभी इसकी मात्रा मान लीजिए 2 ग्राम है, तो 500 साल के बाद ये 1 ग्राम हो जाएगा, अगले 500 साल के बाद 1 का आधा हो जाएगा, उसके अगले 500 साल के बाद उसका आधा हो जाएगा, यानी हर 500 साल पर ये आधा आधा होता जाएगा। हर रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ पीरियड होता है, ये मिनट, सेकंड, घंटों का भी हो सकता है और वर्षों का भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल दूं, ऐसे सोडियम होता है ना, सोडियम 24 का हाफ लाइफ पीरियड आई थिंक 15 घंटे का होता है, 15 घंटे में सोडियम 24 जो है वो आधा हो जाता है। लेकिन अगर कार्बन 14 की बात करें तो मुझे लगता है ये 5000 से ज्यादा, 5730, ये इतने वर्ष के बाद ये आधा होता है। तो कोई 5000 वर्ष लगा देता है आधा होने में, कोई घंटों में आधा हो जाता है, वो सब अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने अभी क्या बोला, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैंने बोला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के संदर्भ में हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हाफ लाइफ पीरियड वो समय है जिसमें वो पदार्थ आधा हो जाए। तो अगर मैं कहता हूं इस केस में सपोज ए नाम का एक पदार्थ है और ये अभी 10 ग्राम है और ये अगले 20 साल में, सीधा मैं बोल रहा हूं 20 साल में ये आधा हो गया, तो इसका मतलब, दूसरा मतलब क्या होगा कि अगले 20 साल में, नेक्स्ट 20 साल में ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, ये 5, ये 2.5, अगले 20 साल में ये इसका आधा हो जाएगा। ऐसे करते करते हाफ लाइफ पीरियड मतलब वो समय अंतराल, समय बढ़ाते जाओ, मात्रा घटाते जाओ, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर 20 साल में कोई आधा हो रहा है तो अगले 20 साल में आधा का आधा हो जाएगा, उसके अगले 20 साल में आधा का आधा हो जाएगा, यही चलता रहता है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या कह रहा है, HLP कितना है, 4 महीने का है, 4 मंथ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक पदार्थ जो पहले 100% था या मान लो 1 यूनिट था, 4 महीने में ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये अपने आप में सवाल ही कह रहा है, 100 का आधा 50, और इसी को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी 50 गया,
खत्म कितना हो गया? 50% खत्म हो गया कितने में? 4 महीने में। अब अगले 4 महीने में, नेक्स्ट 4 महीने में यही पदार्थ जो 50% पे था इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना? 25%। यानी पहले 4 महीने में 50% खत्म, अगले 4 महीने में 50 का आधा यानी कि 25% खत्म। तो 50 और 25 कितना होता है? 75%। तो 2 हाफ लाइफ पीरियड यानी 2-4 महीने में 75% इसका खत्म हो गया। फिर अगले 4 महीने में क्या होगा? इसका आधा यानी कि 12.5% और खत्म। हालांकि आपको रुक जाना है क्योंकि आई थिंक 3/4 की बात की जा रही है, और जब 3/4 की हम बात करते हैं ना, 3/4, तो 3/4 को परसेंटेज में निकालो कितना हो जाएगा? परसेंटेज में ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे 75% होता है। तो 3/4 मतलब कि 75% कितने समय में डीके हो जाएगा? तो 50% तो 4 महीने में ही डीके हो रहा है, और 50 का आधा 25% अगले 4 महीने में, यानी टोटल 8 महीने में 75% चला गया। समझ रहे हो ना? मात्रा घटाते जाओ, समय बढ़ाते जाओ। 4 महीने में 50% गया, तो अगले 4 महीने में फिर 50 का 50% गया, यानी कि 50 पहले चला गया था और 25 अभी गया, फिर अगले 4 महीने में उसका 12.5, है ना? तो यह प्रोसेस चलता रहता है। तो यह आपको समझना, और मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न जैसे ही आएंगे आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फॉर्मूला पे मत जाओ, आपने 11th-12th में इसका पूरा डेराइवेशन किया होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी उस तरीके का प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। आपको जो प्रश्न मिलेगा इसी लॉजिक से, कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। अगला प्रश्न इसी तरीके से आपके सामने है, ये लो। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ 6 मंथ, बहुत आसान है, उसी तरीके का है। 3/4 ऐसे भी पूछ सकते हैं। 1/2 हाफ कितने समय में होगा? हालांकि हाफ तो हाफ लाइफ पीरियड में होगा। 3/4 का मतलब हो गया 75%। ज्यादातर 3/4 वाले ही पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं है, 2 स्टेप का सवाल है ये। इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से बता सकते हो, सिंपल वे में बता सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? आप बता दीजिए। देखो, 6 महीने का हाफ लाइफ पीरियड है, HLP 6 महीने है, यह पहले से ही तय है। तो जो पदार्थ 100% था, 6 महीने में 50% रहा, 50% गया, तो जाने वाले को यहां लिख देते, ये चला गया। अब अगले 6 महीने में, 6 महीने ही था ना, हाँ, अगले 6 महीने में, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स ही है ना हाफ लाइफ पीरियड। अगले 6 महीने में ये 50% जो है ना, आधा हो जाएगा 25, यानी पहले स्टेप में 50 गया, दूसरे स्टेप में 25% वाला गया, दोनों खत्म। अगले 6 महीने में इसका आधा, अगले 6 महीने में इसका आधा, ऐसे करते जाओ, कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन समय बढ़ता जाएगा, है ना? तो आई थिंक 3/4 की बात हो रही है, तो 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप, है ना? तो सीधा सीधा क्या लगा देना है? 6 महीने यानी 12 महीने का समय है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आना चाहिए, बहुत बेसिक नहीं, अब मतलब बहुत एडवांस चीज नहीं है, बेसिक चीज है ये। तो इसका प्रश्न भी आपके लिए, ये प्रश्न भी बड़ा आसान था, और इस तरह के प्रश्न अगर मिलेंगे तो आप इसका आंसर डेफिनेटली बता सकते हो, जवाब दे सकते हो। अभी और देखते हैं, 9वां प्रश्न आपके सामने आएगा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब, याद करो कल की कहानी, परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। किसने हाइड्रोजन बम बनाया था? नाम बताओ जल्दी से। अभी 5-6 नाम मैंने साइंटिस्टों का बताया, उसके हिसाब से आपको बताना है हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया था। कोई नाम याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपको याद आ जाएगा, लेकिन पहले इसका आंसर दो। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पे काम करता है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। देखो याद करो, नाभिकीय रिएक्शन, परमाणु ऊर्जा, विखंडन और संलयन। जब विखंडन की बात होती है तो परमाणु बम और परमाणु बिजली, फीजन में परमाणु बम और परमाणु बिजली। तो जहां जहां आपको फीजन दिख रहा है ना, वो ऑप्शन काट दो, क्योंकि वो सही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, परमाणु बम की बात ही नहीं हो रही है, चाहे कंट्रोल हो या अनकंट्रोल हो। तो फीजन वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए और बी आंसर मैंने हटा दिया, ऑप्शन में कंसीडर ही नहीं कर रहा मैं, है ना? तो बचा सी और डी, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन एंड अनकंट्रोल। बॉम्ब है, भयंकर मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, तो ये तो कंट्रोल होगा नहीं, अनकंट्रोल्ड ही होगा। और आपको अच्छे से पता है
कि सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम बड़े प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करते हैं, फ्यूजन कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और फ्यूजन में भी अनकंट्रोल्ड फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो लगा दो ना डी ऑप्शन, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि आज हमने बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, और इसी क्रम में एक नई चीज हमने क्या सीखी है, HLP, हाफ लाइफ पीरियड। यह बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। जिस तरीके से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसमें आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न पूछते हैं। अब मैं एक आध प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड मान लो 1 दिन है, 1 डे है, ऐसे मैंने मान लिया। तो 4 दिन के बाद उसकी कितनी मात्रा शेष बचेगी, 4 दिन के बाद उसकी कितनी अमाउंट शेष बचेगी, ऐसा मैं पूछ रहा हूं। तो आप सोचो, डे 1, पहले दिन में जो अमाउंट होगा, जैसे 1 है ना, आप इसको 1 से भी लिख सकते हो और 100% से भी लिख सकते हो। ये फ्रैक्शन में जाएगा और ये परसेंटेज में जाएगा। पहले दिन में क्या होगा, 1/2 बचेगा और 1/2 खत्म हो जाएगा। तो ये शेष अमाउंट है ना, ये बच रहा है। डे 2 क्या होगा, सेकेंड डे, 1 दिन हाफ लाइफ पीरियड है, तो अगले दिन इसका आधा कर दो, ये इसका आधा हो गया। यानी कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आधा कर दो। थर्ड में क्या होगा, तीसरे दिन इसका आधा, जो 1 था ना, अभी देखो इस तरीके से आधा आधा होता जा रहा है, इसका आधा कर दो, 12.5। और डे 4 इसका आधा कर दो। डे 4 में ये रहा, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसका आधा करोगे 6 2.5 या 6 1/4। डे 5, डे 6 आधा 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 करते जाओ। तो हाफ लाइफ पीरियड के कॉन्सेप्ट के आधार पर इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन है तो 4 दिन के बाद की क्या स्थिति होगी, 4 दिन में वो 1 ग्राम वाला जो सब्सटेंस है वो यहां पहुंच जाएगा, है ना। इसका मतलब इतना बचा और शुरू में कितना था, इतना था। तो डिके कितना हुआ, क्षय कितना हुआ, जो बच गया वो बच गया, जो शुरू में था उसका डिफरेंस निकालो, इसमें से निकाल लो। मतलब 50 गया, 25 गया, 12.5 गया, और ये कितना, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, है ना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस तरीके का प्रश्न अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के रूप में पूछा जाता है। आप आराम से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए काम का होगा और आपने इन सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया है और अच्छे से प्रयास भी किया है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, फिर मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा और इसी तरीके से आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय। हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नए साल की शुभकामनाएं।